तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ये आज हम देखते हैं। बेटा सबसे पहले बात फ्लक्स की करूंगा। फ्लक्स बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है वर्ड फ्लक्स फ्लो के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर फ्लक्स की, वाटर फ्लक्स बेटा लेट्स से हम ये स्पेसिफिक एरिया ले लेते हैं, उस एरिया में वाटर फ्लो को चेक करना चाहते हैं। लेट्स से वाटर की 3 लाइंस ये इस एरिया से पास होके जा रही हैं, और दूसरे केस में उसी स्पेसिफिक एरिया से, उतने ही एरिया से 2 लाइंस पास होके जा रही हैं। अंडरस्टूड है कि फ्लक्स किस केस में ज्यादा होगा, जब 3 लाइन उसी एरिया से गुजर के जा रही है। तो लिहाजा पता चला कि यहाँ वाटर फ्लक्स, तो ये जो फ्लक्स हम बात कर रहे हैं कौन सा हुआ, वाटर फ्लक्स। तो हम वाटर फ्लक्स को कैसे हम डिफाइन करने में कामयाब, नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ stream lines passing through certain area element is known as water flux. इसी तरह स्टूडेंट फ्लक्स टुवर्ड कलम, आप ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट की कितनी लाइंस एक टाइम पेंटर हो रही है जनाब, उसके हेड से कितने ज्यादा आ रहे हैं। तो बेसिकली मैं जो चीज वर्ड समझाना चाह रहा था, वर्ड फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स में मैंने वाटर फ्लक्स से बात स्टार्ट करके आपको समझाई। अब बेटा यहाँ कौन सा फ्लक्स चेक करना है, यहां हमने चेक करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से फिर क्या मुराद होगी, क्वेश्चन तो नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या मुराद होगी, तो बेटा लेट्स से हमारे पास कोई चार्ज है, तो वजह से चार्ज है, लेट्स से हमारे पास हर चार्ज के गिर्द क्या पैदा होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे शो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अगर नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा करीब करीब होंगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, अगर दूर दूर होंगी इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। अब बेटा लेट्स से ये चार्ज है और इसके गिर्द ये इलेक्ट्रिक लाइंस पास होके जा रही है। हम लेट्स से ये हमारे पास कोई स्पेसिफिक एरिया है, इससे हम फ्लक्स चेक करना चाह रहे हैं। तो बेटा स्पेसिफिक एरिया से देखना ये चाह रहे हैं कितनी लाइंस गुजर के जा रही हैं इसकी, तो लिहाजा यहां पर भी लाइंस का कंसेप्ट पाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है किसी स्पेसिफिक एरिया से कितने ज्यादा गुजर के जा रही है, ये बेटा यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ अनदर वर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस। Number of electric lines is known as electric flux 64. Number of electric lines passing through certain area is known as electric flux. पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में या किसी भी फ्लक्स दो चीजें देखनी है, नंबर ऑफ लाइंस देखनी है और दूसरा एरिया देखना है। तो बेटा इस चीज को फर्दर समझने के लिए यहां तक आपने ये बात कर ली कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लाइंस के तौर पर इलेक्ट्रिक लाइंस देखते हैं और किसी स्पेसिफिक एरिया से कितनी ज्यादा पास होगी। हम वो स्पेसिफिक एरिया ये ले लेते हैं, ये हमारे पास लेट से कोई एरिया है, जिस एरिया की डायरेक्शन ये बन रही है वेक्टर, ये वेक्टर एरिया है जिसकी डायरेक्शन ये बन रही मैग्नीट्यूड है।
हम लेट कर रहे हैं कि इस एरिया से नंबर ऑफ लाइंस पास होके जा रही हैं, देन इस एरिया से कितना फ्लक्स, इस एरिया से कितना फ्लक्स गुजरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू दिस सर्टेन एरिया एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई के लिए दो चीजों की जरूरत हुई, एक तो एरिया की जरूरत हुई, एरिया में हमारे पास वेक्टर एरिया है जिसकी डायरेक्शन भी हमारे सामने है और मैग्नीट्यूड भी, और दूसरी जरूरत है एरिया को हम लिख लेंगे ए से, दूसरी जरूरत है हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस की। नंबर ऑफ लाइंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अब सवाल ये है नंबर ऑफ लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करें? तो नंबर ऑफ लाइंस जो है बेटा बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी बताती हैं और मैग्नीट्यूड भी। नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगी, और अगर नंबर ऑफ लाइंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड भी कम होगी। तो हम नंबर ऑफ लाइंस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से। मैंने यहाँ पे ये कहा कि हमने लेट कर लिया कोई वेक्टर एरिया, कोई स्पेसिफिक एरिया जिसकी डायरेक्शन ये बन रही है, उससे नंबर ऑफ लाइंस पास होके जा रही है, देन फ्लक्स के लिए जरूरत है नंबर, ये एरिया से कितना फ्लक्स होगा, तो आपने कहा नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस सर्टेन एरिया एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फिर बेटा आपने क्या कहा कि एरिया के लिए तो वेक्टर एरिया हमारे पास, नंबर ऑफ लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आपने कहा नंबर ऑफ लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन फ्लक्स विल बी इक्वल टू, let A is the area and E is the electric field intensity, then flux will be equal to E dot A। तो ये फर्दर हो जाएगा E A cos ऑफ थीटा, दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट है, तो लिहाजा यहां से यूं भी डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया is known as electric flux, dot product of electric field intensity and vector area is known as electric flux, dot product of electric field intensity and vector area is known as electric field intensity, it is known as electric flux, sorry, dot product of electric field intensity and vector area is known as electric flux। अब बेटा dot product कोई cos of theta where theta is the angle between electric field intensity and vector area, vector area और electric field intensity में जो एंगल है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो cos of theta, चूंकि डॉट प्रोडक्ट जब खत्म किया ई डॉट है तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे cos ऑफ थीटा आ गया। टाइम बताएं सर, 29 मिनट हुए हैं, 8:29। अच्छा ठीक है, अभी तो ये था हमारे पास फ्लक्स के बारे से बेसिक। अब यहाँ से आगे देखें, चूंकि ये दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट रिजल्टेंट स्केलर आया हुआ है, तो ये रिजल्टेंट क्या आएगा? स्केलर आएगा। दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट इनटू स्केलर क्वांटिटी, और यूनिट क्या आएगी इसकी? यहां से यूनिट देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट न्यूटन पर कूलम है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना बच्चों, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चार्ज की यूनिट डायमेंशन निकालने के लिए आप लोग ये कर लेना, डायमेंशन के लिए आप इसको चार्ज की डायमेंशन आपको पता है, तो बाकी फोर्स की भी पता है, लेंथ की पता आपको, तो आप डायमेंशंस की निकाल लेंगे। ये था। अब हम इसके डिफरेंट केसेस देखने जा रहे हैं। डिफरेंट केसेस देखने जा रहे हैं जिसमें हम मिनिमम फ्लक्स और मैक्सिमम फ्लक्स की बात करेंगे, और उसके बाद फ्लक्स फॉर अदर देन
90 या 0 डिग्री है, 0 एंगल। तो बेटा सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट हो रही है मैक्सिमम फ्लक्स। चूंकि फ्लक्स का जो हमारे पास फार्मूला है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है बेटा। जब भी कोई चीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर डिपेंड करे तो उस चीज की वैल्यू, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो तब उस चीज की वैल्यू मैक्सिमम होती है। लिहाजा फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा फाई विल बी इक्वल टू मैक्सिमम if and only if cos of theta is equal to maximum, और cos of theta की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और cos of theta की मैक्सिमम वैल्यू 1 होने के लिए थीटा क्या होता है बेटा 0 डिग्री हो तो तब cos of theta की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो पता चला बच्चों कि मैक्सिमम फ्लक्स तब होगा जब थीटा एंगल 0, where theta is the angle between E and A. अच्छा, this implies that angle between E and A is equal to 0 degree. अगर E और A में एंगल 0 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों E और A आपस में क्या है? पैरेलल है। वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? Parallel है। This implies that flux will be maximum when E is parallel to vector area A। तो वजह चाहिए बेटा, ये पॉइंट समझने वाला है तो जो देंगे तो तब बात बनेगी, वरना नहीं। 10 मिनट ठीक है, काफी है बस। सुनो बच्चों, इधर देखो, अगर तवज्जो से बात समझना, पहले तो मैंने डायरेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन से बात मैक्सिमम फ्लक्स की। मैक्सिमम फ्लक्स आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट लिखी न्यूटन, हाँ ठीक है, ठीक ये न्यूटन पर नहीं लगेगा बस, ठीक। अच्छा जी, मैक्सिमम फ्लक्स की बात की हमने। मैक्सिमम फ्लक्स के लिए हमने कहा जी E ए cos ऑफ थीटा पर इसका रिलेशन है, तो फ्लक्स मैक्सिमम तब आएगा जब cos ऑफ थीटा क्या आएगा कि वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर स्क्वायर नहीं है, मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, ठीक। अच्छा, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो बेटा यहाँ से थीटा कितना आएगा? थीटा आ जाएगा हमारे पास cos ऑफ थीटा 1 तब होता है जब थीटा 0 डिग्री। दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के अंदर एंगल 0 होगा, तो इसका मतलब वो क्या है आपस में पैरेलल है, यानी ये सूत्र है। अब जरा इधर देखिएगा, ये लेट्स से इलेक्ट्रिक लाइंस पास होके जा रही है और ये यहां से निकल रही है, ये आ गया इलेक्ट्रिक लाइंस का, और इसके एरिया की डायरेक्शन किधर होती है? एरिया की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर ऑन इट्स सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा, ये किसकी करेगा? एरिया की। बेटा जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस पर देखें, जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस परपेंडिकुलर आके फॉल करें सरफेस के ऊपर, जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस परपेंडिकुलर आके फॉल करें किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर, तो बेटा जब पास होके जाएंगी तो उसका सरफेस का, उसका वेक्टर एरिया, चूंकि वेक्टर एरिया क्या होता है सरफेस पे, क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो लिहाजा वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक लाइंस दोनों क्या आ जाएंगे आपस में? पैरेलल आ जाएंगे। बेटा जब भी सरफेस को यूं रखें, परपेंडिकुलर रखें किसके? इलेक्ट्रिक लाइंस की, तो सारी लाइंस इस पे फॉल करके क्या हो जाएंगी? पास होके जाएंगी। और इस सूरत हाल में वेक्टर एरिया जो इसका है, डायरेक्शन ऑफ एरिया किस, और इलेक्ट्रिक लाइंस ये क्या हो जाएंगे? पैरेलल। जब भी वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होंगी, जब भी वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होंगी तब मैक्सिमम लाइंस जाके इस पर फॉल करेंगी, और तब सरफेस क्या हो जाएगा? सरफेस इसका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर।
यानी आप कह सकते हैं व्हेन E is perpendicular to the surface of area, इलेक्ट्रिक फील्ड जब एरिया के सरफेस पे परपेंडिकुलर जा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक लाइन जब परपेंडिकुलर होगी सरफेस ऑफ एरिया तब एरिया चूंकि वेक्टर एरिया जो है चूंकि डायरेक्शन ऑफ एरिया इज आल्सो परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, यानी वेक्टर एरिया के डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस पर परपेंडिकुलर फॉल करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, उनके दरमियान एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और परपेंडिकुलर फॉल करते हुए इलेक्ट्रिक लाइन मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा उससे सरफेस से गुजर के जाएगा, और ये हो जाएगा सरफेस, तो यहां से मैक्सिमम फ्लक्स किसके इक्वल होगा, EA cos ऑफ 0 डिग्री, cos ऑफ 0 1 हो गया, तो हमारे पास किसके इक्वल आया, मैक्सिमम फ्लक्स phi इज इक्वल, सो फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया पैरेलल होंगे, वेयर सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होंगे, सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद नेक्स्ट है, हाँ अब है मैक्सिमम के बाद मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां तक बच्चों कोई क्वेश्चन है, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बेटा इस फार्मूले के मुताबिक मिनिमम होने के लिए cos थीटा की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 के इक्वल है, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू मिनिमम when cos of theta is equal to 0। cos थीटा की वैल्यू 0 तब होती है जब थीटा क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री, तो cos of थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। इसका मतलब है थीटा 90 तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल 90 हो, परपेंडिकुलर तब होगा, यानी when E is perpendicular to A। आइए देखते हैं केस किस तरह का है। ये है बेटा वेक्टर एरिया, यूं रखा मैंने, इलेक्ट्रिक लाइंस ये गुजर के जा रही है, बेटा ये है वेक्टर एरिया, ये सरफेस रखा है ऐसे, वेक्टर एरिया के अंदर बना, अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस पास होकर जा रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्ट के साथ वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस के साथ वेक्टर एरिया क्या है, परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक लाइंस के साथ वेक्टर एरिया क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेटा कोई लाइन इससे गुजर रही है, नो, चूंकि लाइन यूं जा रही है, सरफेस यूं है, तो लिहाजा कोई लाइन इससे पास नहीं हो रही, यूं रखते तो ऐसे जाने लाइन पास होती है। तो बेटा जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, वेक्टर एरिया, तो तब फ्लक्स मिनिमम होगा, कोई लाइन इससे गुजरेगी नहीं। बेटा एक और बात, जब वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएं, तब सरफेस क्या हो गया है, पैरेलल, सरफेस क्या हो गया है, पैरेलल, यानी ये केस ऐसा है, ये देखें ये केस ऐसा है, ये लेट्स से वेक्टर एरिया हमारे पास बन रहा है, इसको ताकि सिलेंडर ना बनाए, ये वेक्टर एरिया है और ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, और कोई इलेक्ट्रिक लाइंस आपस इस सरफेस से पास होके, इस एरिया से पास होके नहीं जा रही, यानी when E and A are perpendicular, E और A परपेंडिकुलर होंगे, E और A परपेंडिकुलर होंगे, A और E परपेंडिकुलर होंगे, तब सरफेस क्या हो जाएगा, तब सरफेस के साथ पैरेलल हो जाएंगे,
तो दिस implies that E is parallel to the surface of उस एरिया के सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। बेटा जब E और वेक्टर एरिया पैरेलल होंगे तो E सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगी। जब E और वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होंगे तो E सरफेस के साथ क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो मिनिमम फ्लक्स कितना आएगा, E ए cos ऑफ 90 डिग्री। तो cos ऑफ 90 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो फ्लक्स क्या आएगा, 0। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मिनिमम वाला केस, और इससे पहले आपने मैक्सिमम वाला केस पढ़ा। तो ये जरा ध्यान से इस चीज को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा।